नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरों ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत ही हॉट टॉपिक या ट्रेंडिंग न्यूज़ को लेते हैं जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं और ये कल के अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो आइए हम चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश में तकरीबन 2 हफ्ते से जारी तशद्दुद के दौरान इन्हें 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और फिर अल्टीमेटली वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म को राय फ़रार इख्तियार करनी पड़ी है। उस पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ की जो वज़ीर-ए-आज़म है शेख हसीना, वो इन्हें तीसरी बार एज ए प्राइम मिनिस्टर के वो काम करने जा रही थी। लेकिन मीनवाइल रिजर्वेशन का कुछ ऐसा मसला हुआ कि वहाँ पे सारी स्टूडेंट यूनियनें उठ खड़ी हुई और कहा कि रिजर्वेशन जो है ना नहीं मिलना चाहिए। पहले हाई कोर्ट का फैसला आता है, फिर हाई कोर्ट के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगाती है और उसमें एक्चुअली जो साबिक़ वेटरान है, फ़ौजी है, उनके लोगों को 5-6% कुछ रिजर्वेशन की बात चल रही थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। तो अवाम इन्हें जो स्टूडेंट यूनियन है उनका मुतालबा था कि इसको भी स्क्रैप किया जाए, पूरे रिजर्वेशंस को निकाल दिया जाए, कोई बाकी ना रखा जाए, बल्कि ये आम ओपन कैटेगरी के लिए रखा जाए। तो ये छोटी सी जो है ना एक मसला था जहाँ से ये शुरुआत हुई है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये मुल्क में यानी इसकी जब शुरुआत हुई, जब वजूद में आया 1970 में, जब से ये मुल्क ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसमें रेवोल्यूशंस भी आए हैं, इसमें कत्ल भी हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स का, तो कई चीज़ें यहाँ पे देखने में आई है और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और यानी बात यहाँ पे ये थी कि दरअसल ये जो शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी, ये इतनी पावर अपने हाथ में रख ली थी कि ये ऑटोक्रेटिक यानी एक डिक्टेटर की तरफ रवा दवा थी, जो वहाँ के अवाम को पसंद नहीं थी। ख़ासतौर पे तुलबा को ये बात पसंद नहीं थी कि वो जो है ना डिक्टेटर बन जाएं और सारे पावर्स अपने हाथ में ले लें जो है ना। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि अब वहाँ पे मिलिट्री रूल है और किसी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे मुहर्रर करने की बात की जा रही है। तो तुलबा का ये बयान है, तुलबा का ये मुतालिबा है कि जो साबिक़ नोबेल लॉरेट है, जो जिनको 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला था पीस का, मोहम्मद यूनुस को इसका सदर बनाया जाए और कहा जा रहा है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो सज्जाद साहब, अब अगर आप देखेंगे, शुरू से ही इसकी हिस्ट्री बांग्लादेश की बड़ी वोलेटाइल रही है जो है, यानी अफरा तफरी का माहौल इसमें देखा गया है। नो डाउट ये जब से ये प्राइम मिनिस्टर थी तो थोड़ा सा इस्तेहकाम चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ के अवाम ने भांप लिया कि ये जो है ना सारी अपोजिशन को ये जेल के अंदर बंद कर देती है और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे पावर्स को मरकूज कर ली, जो मेरे ख्याल से वहाँ के अवाम को खत्ते पसंद नहीं थी और मिलिट्री जुंटा भी मेरे ख्याल से मिलिट्री वालों की बात पसंद नहीं थी, जिसने सब मिलकर हवा दी। तो अल्टीमेटली उसको जो है ना मुल्क से राय फरार होनी पड़ी अपनी बहन के साथ, जिसका नाम शेख रेहाना है जो है। जी बिल्कुल। देखिए, एक जैसा कि आपने अभी जो इब्तिदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश के हाई कोर्ट की जानिब से जो है एक फ़ैसला आता है कि ये जो रिजर्वेशन जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जिन्होंने 1970 में जो लड़ाई लड़ी थी, जिन फौजियों ने उनके बच्चों को, उनकी मतलब है कि उनकी नस्लों को, सिर्फ बच्चों ही नहीं उनकी नस्लों को भी रिजर्वेशन जॉब्स में मिलेगा। तो ये उस ज़माने में 71 में जब बहुत ही ज़्यादा जो है बांग्लादेश की तहरीक चल रही थी, बांग्ला बंधु जो है तहरीक चल रही थी, तो उस ज़माने में ये कानून बनाया गया था और लोगों ने कबूल भी किया था कि जिन्होंने जो है एक अलहदा बांग्लादेश बनाने के लिए सैक्रिफाइस किया है, मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश की जो है एक शक्ल देने में जो है जिन्होंने अपना खून बहाया है, उनके बच्चों को मिलना चाहिए। इस हद तक तो जो है ये बात कबूल कर ली गई थी 71 में। ये बात हो गई 53 साल पुरानी, 52 साल पुरानी बात हो गई। तो उस वक्त तो लोगों ने मतलब एक कि लोगों में एक हुब्बुल वतनी का जज्बा था और लोगों ने जो है इस बात को कबूल कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे देखिए, बांग्लादेश हम तारीख पर नज़र डालेंगे बांग्लादेश की, तो एक नहायत ही जो है गरीब मुल्क है और बहुत ही घनी आबादी वाला मुल्क है बांग्लादेश। हमेशा से बांग्लादेश में जो है आबादी, बड़ी आबादी और घनी गुर्बत, ये दोनों चीज़ें जो है वहाँ का खासा रही हैं। वहाँ बांग्लादेश गुर्बत, बेइंतहा गुर्बत के लिए जाना जाता रहा है।
70s में भी, 80s में भी, 90s तक भी जो है एक गरीब मुल्क के तौर पर जो है बांग्लादेश को देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो है एक सनअती इनकलाब आया। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना जब इक़्तिदार में आए थे आज से 15 साल पहले, तो उन्होंने जो है ये एक सनअती इनकलाब के लिए, डेवलपमेंट के जानिब उन्होंने जो है कदम बढ़ाया था। और उनका जो है हिंदुस्तान से कुर्बत थी उनकी, वो हिंदुस्तान से करीब थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप 71 की तारीख पे देखें, जब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, एक तहरीक चली थी, जय बांग्ला की जो है तहरीक थी, जो है वो तहरीक चली थी कि लिसानी जो है एक जो है लिसानी बुनियाद पे जो है एक अलग मुल्क बनाने के लिए जो तहरीक चली थी। तो जब वहाँ से मगरबी पाकिस्तान से, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहाँ से जब वहाँ पे फ़ौजें आई थी इस तहरीक को कुचलने के लिए, तो बड़ा खूनरेज़ जो है उस ज़माने में जो है एक जंग हुई थी समझिए, या फिर खून आशामी वहाँ की दाखिली कल्फिशार जो है बड़ा खूनरेज़ रहा है। तो उस कल्फिशार के दौरान में उस वक्त की हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपनी फ़ौज भेज के एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। उन बांग्ला बंधुओं को जो अलहदा जो है मुल्क चाहते थे, उनको ताकत देने में इंदिरा गांधी का अहम रोल रहा है। यहाँ से फ़ौजें गईं और फिर वहाँ पे लड़ाई हुई, और फिर उस लड़ाई में जो है पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी, मगरबी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को इस देखिए उस ज़माने में रशिया इंडिया का साथी था, USSR के नाम से रशिया जाना जाता था। और हिंदुस्तान जो है, जब दुनिया दो कुतबी निज़ाम में जो है बटी हुई थी, और एक ग्रुप जो है अमेरिकन ग्रुप कहलाता था, एक ग्रुप जो है रशियन ग्रुप कहलाता था। तो इंडिया रशियन ग्रुप का हिस्सा था, जबकि पाकिस्तान अमेरिकन ग्रुप का हिस्सा था। तो पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि अमेरिका इस मामले में मुदाखलत करेगा, अमेरिकी फ़ौज बहरी बीड़ा आएगा और उनको जो है ये जो रियासत अलग बनने जा रही है उनके टुकड़े होने से उनको बचाएगा, उनके दो टुकड़े, दो धड़े होने से पाकिस्तान को बचाएगा। लेकिन अमेरिका ने लम्हे आखिर में जो है धोखा किया उनके साथ, उनके जो है बीड़े नहीं आए, बहरी बीड़े, और जो है यहाँ से हिंदुस्तानी फ़ौज वहाँ पे पहुँची और एक जो है बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और फिर पाकिस्तानी फ़ौज को हथियार डालना पड़ता है, और फिर जो है शेख मुजीबुर रहमान उस ज़माने में बांग्लादेश के सरबराह बनाए जाते हैं। ये जो बेगम खालिदा ज़िया के शेख हसीना के वालिद हैं वो, तो बनाए जाते हैं। उनको बांग्ला बंधु कहा जाता है, जैसे बाबा कौम कहिए, जैसे महात्मा गांधी हैं यहाँ पे, तो उनको जो है बांग्लादेश का बाबा कौम कहा जाता है। तो बहरहाल उस ज़माने में जो है एक बहुत बड़े जो है इनकलाब के बाद बांग्लादेश कायम हुआ था, लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ उसकी गुर्बत भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। लेकिन बहरहाल शेख हसीना ने जो है हिंदुस्तान से, बाद में हिंदुस्तान से हाथ मिलाया, यही हिंदुस्तान ने मदद की थी उनको मुल्क बनाने में। तो ये जो है जो उनका जो है वो था कि इन्होंने जो है हिंदुस्तान से दोस्ती की, नरम रवैया हिंदुस्तान के तई अपनाया, हिंदुस्तान से कुर्बत हासिल की, और फिर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की बहुत सपोर्ट की, ख़ास तौर पे जो है घरेलू सनतें कायम करने में। और फिर उसके बाद बांग्लादेश में एक नया इनकलाब आया रेडीमेड गारमेंट का, और रेडीमेड गारमेंट के इनकलाब की वजह से जो है बांग्लादेश की माशियत सुधरती चली गई, मुस्तहकम होती चली गई। सारी दुनिया में बांग्लादेश का कपड़ा और बांग्लादेश के बनाए हुए जो है सूट मलबूसात जिसको हम कहेंगे, रेडीमेड कपड़े, सारी ख़ास तौर पे यूरोप में बहुत पसंद किए जाने लगे। और बहुत मतलब एक महारत भी थी, और जो है वहाँ की कपड़े बहुत मुलायम भी, तो वहाँ भी बिल्कुल वहाँ कपास है, जूट से कपास से बनने वाले बहुत मुलायम कपड़े होते थे, तो उसकी बड़ी डिमांड हो गई थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की माशियत धीरे धीरे सुधरने लगी, और फिर जो है शेख हसीना की जो है पॉलिसियों की वजह से और हिंदुस्तान की सपोर्ट सरपरस्ती की वजह से वहाँ पे एक माशी इस्तेहकाम आया। उसके बावजूद बांग्लादेश के लोग ये समझते थे कि हमारे गुर्बत के खात्मे में अगर कोई चीज़ अहम रोल अदा कर सकती है तो वहाँ की सरकारी नौकरी। अच्छा जी, सरकारी नौकरी उनके लिए एक अहम मुद्दा था। जो स्टूडेंट्स पढ़ के यूनिवर्सिटियों से निकल रहे थे
वो चाहते थे कि उनको नौकरी मिले, उनका ज़्यादा फोकस नौकरी की तरफ, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जी। क्योंकि कहा जाता है कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब में तनख्वाहें बहुत पुरकशिश हैं। जी, मतलब एक बहुत भारी जो है जी। तनख्वाहें वहाँ पे मिलती हैं। जी। और जो है इस पुरकशिश तनख्वाहों की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे, तलबा या फिर जी। नौजवान समझिए जाना चाहते थे। जी। अब उनके लिए मसला ये पैदा हो गया कि इन गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है? इन रिजर्वेशन के तहत आने वालों को, जी। इन वेटरन्स के, जिन्होंने 1970 की जंग में, 71 की जंग में जो हिस्सा लिया था, उनकी औलादों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और वो जॉब चाहे वो काबिल हो या ना हो, रिजर्वेशन की बुनियाद पे उनको जॉब मिलने लगी है। तो ज़्यादा जॉब्स परसेंटेज में उनको ज़्यादा जॉब्स मिलने लगे, और नतीजे में जो है बहुत सारे नौजवान बेरोजगार रह गए। तो ये एक तरीके से ये जो है बेचैनी तलबा में थी, और इस बात को लेकर तलबा वहाँ भी गए थे, दरवाज़ा खटखटाया था उसका, अदालत का, और सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है हाँ आप जो है रिजर्वेशन का ये जो मामला है ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो है फैसले को स्क्रैप कर दिया। तो नतीजे में यूनिवर्सिटी से जो है ये इंतजाम बरपा। तलबा जो है यूनिवर्सिटी से, जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं ढाका, खासतौर पर कैपिटल बांग्लादेश की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की, 3 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा सड़कों पे आए एक साथ, और फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे को कुचल, देखिए गलती यहाँ होती है। अभी शेख हसीना तीसरी बार जीत के पावर में आई थी, इसमें शक नहीं कि वो 20 साल से पावर में हैं, लेकिन बीच में गैप आया। पहले वो 5 साल जो है वज़ीर आज़म थी, उसके बाद बेगम खालिदा ज़िया वज़ीर आज़म बनी थी, उनको जो है हरा के फिर शेख हसीना फिर से वज़ीर आज़म बनी थी। तो ये मुसलसल वज़ीर आज़म बनने का उनका जो है ये 15वां साल था। तो अब 15वें साल में जब इक़्तिदार में आई तो उनकी रऊनक भी जो है कहा जाता है कि अपने इंतहा को पहुंच गई थी। जैसे कि आपने कहा कि अब वो अपने आप को डिक्टेटर समझने लगी थी, और उनकी दूसरी मियाद में उन्होंने बहुत सख्त फैसले किए थे। लोगों को, अपने मुखालिफिन को जो है जेलों में बंद करना, और अपने सियासी मुखालिफिन को लापता कर देना। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सियासी मुखालिफिन जो थे वो जेल में बंद हैं, लापता हैं, किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। मतलब एक है उनको जो है जेल में भी बंद किया गया, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने आया, फौज आई या फिर पुलिस आई, आपको उठाया, अंदर डाल दिया, ख़त्म हो गई बात। तो ये जो डिक्टेटरशिप वाला रवैया था, उससे लोगों में एक बेचैनी पाई जाती। उस बेचैनी को जिला उस वक्त मिली जब तलबा स्ट्राइक के लिए सड़कों पे आए। अब जब तलबा सड़कों पे आए तो शेख हसीना को चाहिए था कि सिचुएशन को वो महसूस करते हैं, और वो जो है हालात को देखते हैं, और उनको जो है इस अनरेस्ट को, ये जो तशद्दुद या फिर ये जो एक इंतशार बर्पा हो गया था, उसको ख़त्म करने के लिए उनको तलबा से बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल। लेकिन वो इतनी तकब्बुर में थी, मोदी साहब से क्या दोस्ती कर ली, और ऐसा मालूम हो रहा था कि अब तो हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान की सरपरस्ती में हम हैं, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिंदुस्तान तो विश्वगुरु है। बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल। वो समझ रहे थे कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी हम कर देंगे यहाँ के अवाम की। तो उन्होंने ऐसी की तैसी करने की कोशिश की, फायरिंग हुई। पहले दिन 100 तलबा की मौत हुई, दूसरे दिन 150 तलबा की मौत हुई, तीसरे दिन 300 लोगों की मौत हुई। तो ये जब तलबा ने देखा कि अरे ये क्या बात है भाई, हमारे सड़क पे आके एहतजाज करने को आप जो है गोलियों से ख़त्म करना चाहती हैं, आप लाशें बिछा रही हैं तलबा के सड़कों पे। अब वो पहले तो उन्होंने फायरिंग की, बाद में शेख हसीना का ये बयान आया कि ये हम नहीं हैं, अच्छा ये कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, ये फायरिंग जो कर रहे हैं ये हम नहीं हैं, ये दूसरे हैं। तो ये जो हालात जो वहाँ पे पैदा हुए, इन हालात के पैदा होने के बाद सिविल नाफरमानी का दौर एक शुरू हो गया। तो आपने देखा कि ये 1 महीने का सिलसिला था ये, तो
तो 1 महीने के सिलसिले में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से गालिबन जी सिविल नाफरमानी की तहरीक वहाँ पे शुरू हुई थी, जी जी जिसमें सियासी जमातें भी, जी अपोजिशन जमातें भी मैदान में आ गई थी। और कहा जा रहा है कि पुलिस भी जो है ना वहाँ पे स्ट्राइक पे है, अभी भी बिल्कुल पुलिस भी स्ट्राइक पे थी जी। और बेगम खालिदा जिया को तो जेल में डाल दिया गया जी, था। जी। जो अपोजिशन लीडर हैं, बड़ी सियासी जमात है, घर पे नज़रबंदी, बिल्कुल बड़ी सियासी जमात है, उनको जो है बंद कर दिया गया था और अपोजिशन को कुचल दिया गया था। लेकिन ये जो अंदर लोगों में लावा पक रहा था, वो आतिश फिशान जब फटा तो सारी दुनिया ने देखा कि ढाका की सड़कों पे जो है एक नया इनकलाब देखने में आया। शेख हसीना को जो है अपने सर पे पैर रख के भागना पड़ा। ये जो मुहावरा है, ये जो मुहावरा है, ये शेख हसीना पे बिल्कुल जो है सादिक आता है कि उन्होंने सर पे पैर रख के हेलीकॉप्टर में, फौजी हेलीकॉप्टर में वो इंडिया आई। इंफॉर्मेशन इंडिया को मिल चुकी थी, जैसा कि मैंने कहा कि मोदी साहब की सरपरस्ती थी, तो फौरी जो है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हालात ख़राब हो गए हैं, लोग घुस रहे हैं घर में। अगर वो मेरा मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर वो 1 घंटे की भी देर कर देते हैं मुल्क से फरार होने में, तो उनके घर पे हमला होता और उनको घर ही में मार दिया जाता। बिल्कुल ये सिचुएशन आ गई थी। उन्होंने महसूस कर लिया, फौरी उन्होंने इस्तीफा दिया, फौरी वो हेलीकॉप्टर में बैठे और फौरी वो जो है गाजियाबाद के हिंडनबर्ग जो है एयरबेस पहुंच गई और सरहदों पे हमारे 2 जेट थे, 2 जेट जो फौजी तैयारे थे, उन्होंने अपनी निगरानी में, क्योंकि उनको खौफ था कि कहीं जो है बांग्लादेश से कोई मिसाइल ना आ जाए, बांग्लादेश से कोई जो है फायर ना हो जाए इस हेलीकॉप्टर पे, तो उन्होंने अपनी निगरानी में उस हेलीकॉप्टर को अपनी सेफ्टी में हिंडनबर्ग जो है एयरपोर्ट पहुंचाया। और एक दिलचस्प बात यह है कि उनके एयरपोर्ट पहुंचते ही हमारे कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल एयरपोर्ट पहुंच गए। प्लेन में ही उन्होंने उनसे जो है मुलाकात की। और क्या बातचीत हुई अल्लाह आलम। बहरहाल जो है ये कल की जो है कहानी है। तो बहरहाल ये जो मामला इतना पेचीदा हो गया है अब कि हिंदुस्तान को भी तशवीश हो गई है। कुल जमाती इजलास आज बुलाया गया है। फिर हमारे शंकर जयकिशन ने भी जो है वज़ीर ख़ारजा ने राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है। उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो हमने एक्शन प्लान बना लिया है, दूसरे उन्होंने कहा कि 17,000 हमारे लोग वहाँ पे बांग्लादेश में हैं, उनकी सेफ पैकेज के लिए हम जो है इक़दाम कर रहे हैं। तो बहरहाल जो है आला हुकाम से बात हो रही है बांग्लादेश में। तो बहरहाल बांग्लादेश की एक जो है सज्जाद साहब, मैं एक छोटी सी यहाँ पे आपको रोकता हूँ कि इसमें एक छोटा सा एक अंसर और भी हो सकता है। खास तौर पे इन्होंने आप देखा कि जमात इस्लामी पे पाबंदी आयद कर दी थी। उनके कायदीन को शुरू से इनकी पॉलिसी दिया गया और वहाँ की आवाम का मिजाज ये मजहबी आवाम, मजहब पसंद है। ये लोग बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की मजहब पे पाबंदी, इस्लाम पे पाबंदी। तो जमात इस्लामी के जब से ये पीछे पड़ी हुई थी, कईयों को डाल दिया, फांसी दे दी। तो ये भी एक अंसर हो सकता है। बिल्कुल बेचैनी का अंसर था। वहाँ पे लोगों को कुचला जा रहा था, मजहबी जो है जमातों को दबाया जा रहा था। मजहबियत को देखिए, मैंने आपने एक बात, अहम बात आपने सुनी कि मैंने कहा कि मोदी से इनकी दोस्ती थी। हाँ बिल्कुल इंतहा पसंद जो मजहबी लोग हैं, कट्टर जो हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो कट्टरपन इनमें भी आ गया था, जो है। और इनके ताल्लुक से तो और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आलमी जो है ताकतों से भी इनके राज ताल्लुकात थे, इजराइल से भी इनके ताल्लुकात थे। तो बहुत सारी बातें अभी निकल के आ रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये भी आ रही है कि पहले तो बांग्लादेश में शेख हसीना ने खुद इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो भी अनरेस्ट हो रहा है वहाँ पे, इसमें ISI जो है इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की खुफिया तंजीम ISI। लेकिन अब ये बातें भी आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी ने कुल जमात इजलास में बाज़ाब्ता सवाल किया था कि कहीं इसमें बैरूनी हाथ तो नहीं है पाकिस्तान का। बिल्कुल, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का मतलब है चीन। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की पूरी सरपरस्ती चीन कर रहा है। तो पाकिस्तान की ISI अगर वहाँ पे उस अनरेस्ट में जो है अपना किरदार अदा कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ कि चीन वहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहा था। और ये बात इंडिया के लिए तशवीशनाक है। और ये हो सकता है इसलिए भी था कि क्योंकि इंडिया बहुत करीब आ गया था। इंडिया से दोस्ती बड़ी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा। तो चाइना को ये बात पसंद नहीं हो जाना। कई बार वो आई थी, आपको भी याद होगा। बिल्कुल।
फिर उसके बाद जो है अभी वज़ीर आज़म तीसरी बार जो है हलफ ले रहे थे मोदी, वज़ीर आज़म मोदी, तो ख़ास तौर से उनको बुलाया था, मेहमान खुसूसी की हैसियत से वो यहाँ आए थे। उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में उन्होंने शिरकत की थी बाज़ाब्ता, और जो है ख़ास तौर से जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें शेख हसीना भी शामिल थे, दीगर मुल्कों के सरबराहों को जो बुलाया गया था। देखिए, एक और पॉइंट नोट करने की बात यह है, बांग्लादेश में हालिया दिनों में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें जीत के आई थी, उस इलेक्शन के बारे में बांग्लादेश के लोगों का ये इल्ज़ाम था कि इलेक्शन धांधली है, बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग, बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, ये धांधली है इलेक्शन, ये जमहूरियत के तरीके के तहत नहीं हुआ है, इस इलेक्शन में जो है पूरी धांधली की गई है। और बांग्लादेश के अवाम का ये मानना था कि हम जिसको नहीं चाह रहे थे, हम जिसको इख्तियार से हटाना चाह रहे थे, उसको जबरन हम पे मुसल्लत कर दिया गया एक धांधली के तहत। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अंसर है, इस बात से भी इनकार नहीं किया बिल्कुल सही है सजा साहब। अच्छा, ये तो एक बात होगी सजा साहब, और तीसरी चीज़ अब आप गौर करेंगे, मैं एक स्ट्रेटेजिक एरिया की जो डिप्लोमेसी उससे बात कर रहा हूँ, आप मालदीव का देखेंगे, चाइना का जो असर रसूख है, श्रीलंका का हाल आप देखेंगे, जो है बांग्लादेश भी चाइना बिल्कुल करीब आ गया था। तो ये तमाम खतरों से निपटने के लिए इंडिया काफ़ी अलर्ट हो गया था। तो और चाइना को पसंद नहीं है कि इंडिया से इतनी दोस्ती बहुत करीब हो जाए इनकी चाइना, बिल्कुल, तो वो तो एक रीज़न हम अभी बात किए। लेकिन अब ये बताइए कि रीजन में जो है ना चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख से तो इंडिया को वाकई तशवीशनाक बात है। बिल्कुल तशवीश की बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, इंडिया जब से अमेरिका के करीब हुआ, जब से इजराइल के करीब हुआ, तो इंडिया की पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा जो है बदल गई थी, पॉलिसियाँ भी बदल गई थी, और इंडिया का लबो लहजा भी सख्त हो गया था, खासतौर पर चीन के हवाले से। तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 साल में आपको गुलवान की वादी के वाक़यात भी याद होंगे, जब जो है चीन ने दरअंदाजी की थी और हमारे 20 सिपाहियों की जो है मौत हुई थी। और फिर उसके बाद चीन मुसलसल लद्दाख में LAC के जो है सरहदी इलाकों में एक्टिविटीज़ बराबर है, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में मुसलसल वो दरअंदाजी कर रहा है। हत्ता के राहुल गांधी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था खुल के इलेक्शन से पहले, और जब राहुल गांधी जो है लद्दाख गए थे, वहाँ उन्होंने कहा था कि मैंने लद्दाख के लोगों से भी बात की है, वो रात में सोते हैं, सुबह जब अपने वहाँ लद्दाख का एरिया जो है ज़्यादा उनकी मैशियत जो है मवेशी पालन है, ख़ास तौर पे जो है भेड़ बकरियाँ वो लोग चरवाहे हैं वहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में। तो वो उन लोगों का एक कहना था, पहाड़ी सिलसिले हैं वो, उन लोगों का एक कहना था कि हम जब सुबह में बकरियाँ लेके जाते हैं चरवाने के लिए, चरागाहों में, हमारी चरागाहों में जाते हैं, तो वहाँ पे चीनी फ़ौज हमें रोक देती है, और वो कहती है कि अब ये इलाके में आप नहीं आएंगे, हमारी चरागाहें सिमटती जा रही हैं। वो वहाँ के लोगों ने शिकायत की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी चरागाहों पे धीरे धीरे कब्जा हो रहा है, और हमें ये कहा जा रहा है कि हम जो है यहाँ पे अपनी बकरियों, भेड़ बकरियों को नहीं लाएंगे। उनका कहना था कि हमारी मैशियत का दारोमदार इन भीड़ बकरियों पे है, हम इनको पालते हैं, हम इनसे दूध हासिल करते हैं, हम जो है इनसे ऊन हासिल करते हैं, हम इनसे जो है मतलब एक चमड़ा भी हम इनको मिलता है जिससे लेदर बनता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी मैशियत का सारा दारोमदार इन जो है भेड़ बकरियों पे है, और इनको अगर हम चरागाहों में नहीं ले जाएंगे तो फिर ये कैसे हम जो है चलेगा फिर, हाँ बिल्कुल, हम कैसे अपनी मैशियत को बचा पाएंगे। तो ये उनकी तशवीश थी। तो ये चीज़ें मुसलसल हो रही थी। देखिए, जयशंकर आपको याद होगा कि हालिया दिनों में जो है फ्रांस में एक जो है एक इंडिया की हाउस का इफ्तिताह हुआ था, जो है ना, बिल्कुल जी हुआ था, वहाँ भी उन्होंने तशवीश जाहिर की थी। बिल्कुल, हाँ। और जापान में भी जब जो है क्वाड की मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में भी एस जयशंकर ने खुल के कहा था कि चीन की जारहियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चीन को जो है दरअंदाजी से जो है अपने आप को रोकना होगा, उसकी मुसलसल दरअंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इंडिया भी खुल के ये एतराफ़ करने लगा है आलमी प्लेटफॉर्म पे कि चीन की दरअंदाजी जारी है और ये इश्तियाल फैला रहा है। मतलब एक है हमारे इलाकों में आप ज़बरदस्ती आएंगे, कब्जा करेंगे, तो ये तो इश्तियाल है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चीन की दरअंदाजियाँ जारी हैं और ये चीज़ हमारी बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने ख़बरदार भी किया था कि चीन से हम
बातचीत करना चाहते हैं, जी। लेकिन उसके इस पहले तरह की जी, जो इस है तरह की हरकतों इस तरह की हरकतों से माहौल ख़राब हो रहा है, जी। इंतशार बर्पा हो रहा है, बिल्कुल। खित्ते में कशीदगी फैल रही है। जी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि खित्ते में इस तरह की कशीदगी से जी तरक्की जो है रुकती है, जी, मुल्कों की बिल्कुल, तरक्की जी। रुकती है। सर साहब, एक छोटा सा मैं एक सवाल करता हूँ। जी कभी आप जाते हैं अमेरिका को, जाते हैं, जी। बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल होता है, जी। अपना भाई कहते हैं वहाँ पे जाके जी। जो है ना उससे मिल जाते हैं बाइडेन जी। से जो है ना। उसके बाद आप निकल के रशिया जाते हैं, जी रशिया से बोलते हैं कि अरे आप मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल। उसके स्टेबल का मायना करते हैं जी। और उसके मेहमान बन के चले आते हैं। जी तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्या कुछ थोड़ी सी इमेच्योरिटी है फॉरेन डिप्लोमेसी में हमारी यकीनन गवर्नमेंट? यकीनन यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा जी। सकता कि देखिए, पहले दिन से कहा जा रहा है, जी। जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं 2014 में, तब से कहा जा रहा है कि आपने अचानक अपना क़िबला बदल लिया। बिल्कुल जी। जी तब से कहा जा रहा है कि आप अचानक अमेरिका के करीब हो गए, बिल्कुल। आप अचानक जो है इजराइल की सपोर्ट करने लगे। जी। अब भी जो इजराइल फ़लस्तीन गज़ा में जो मज़ालिम ढा रहा है, जी। उसमें भी ये शिकायतें आ रही हैं जी। कि हिंदुस्तान असला वहाँ पे फराहम कर रहा है। जी। जी। अभी देखिए, हालिया दिनों में पार्लियामेंट में भी ये मामला जी, उठा, बिल्कुल। लोगों ने कहा, जी। कश्मीर के जो है अरकान पार्लियामान ने भी कहा जी। और दीगर जो है अरकान पार्लियामान ने भी कहा जी। कि यहाँ तक के लोगों ने लेटर भी लिखा है वज़ीर दिफा को। जी। जी। ये दानिशरों ने, जी। मुल्क के और साबिक फौजियों ने जी। वज़ीर दिफा को लेटर भी लिखा, मकतूब भी लिखा और कहा जी। कि आपको ये जो यहाँ जो कंपनियाँ, असला साज कंपनियाँ जी। जो असला सप्लाई कर रही हैं, जी। उनके लाइसेंस मंसूख करने होंगे आपको, जी, ये तक कहा जी, गया है। बिल्कुल। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप जो है दरपर्दा इसराइल की सपोर्ट करते हैं, जी। अमेरिका का खुल के साथ देते हैं और फिर जी। आप ये भी चाहते हैं कि हम जी। जो है रशिया के भी रशिया के साथ साथ भी रहे रहें। हैं। तो दो खानों में आप बटे हुए हैं। बटे हुए जी हैं। आप जो है एक साथ इस तरह की डिप्लोमेसी नहीं चला सकते। आपको जो है एक ही जो है वाज़ेह आपका जो है मौक़िफ़ होना चाहिए, आप किसके साथ। दो खुद भी निज़ाम, बिल्कुल। या आप इधर जाइए, ये ब्लॉक में जाइए, ये ब्लॉक में आप जाइए। दोनों जगह पैर रख के आप खड़े हैं, तो ये समझ से बाहर है, ये समझ से अजीब बाहर गरीब किस्म की यकीनन डिप्लोमेसी ये हम खारिजा इसको कह सकते पॉलिसी। हैं। देखिए, इसी खारिजा पॉलिसी की वजह से जी। आज बांग्लादेश में अनरेस्ट होता है, जी। तो सबसे ज़्यादा खौफ और तशवीश कहाँ पाई जा रही है? इंडिया में। इंडिया में जी, बिल्कुल जो है ना, क्योंकि यही वजह से वो जो आते हैं जिसके बिना पे जो है ना इस किस्म की तशवीश पाई जाती है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं किस किस्म की इंडिया की डिप्लोमेसी हो चुकी है और इन्हें इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग कोई फैसला कर नहीं पा रहे हैं कि कौन से निज़ाम में किधर जाके बैठ जाएं, किसके साथ जाएं, किसका साथ दें। कभी इधर जाते हैं आप, कभी इधर जाते हैं, तो उसकी तरफ से भी जो है ना ये अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। तो इस किस्म के हालात पैदा हुए हैं। तो हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है ये देख रहे हैं आप, इस किस्म की तब्दीलियाँ। तो नाज़रीन, हम इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।